हेलो गाइस, लेकर आ गया हूँ एक और ब्रांड न्यू मानवा जो कि आपको बेहद पसंद आने वाला है। और मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी की शुरुआत में हम कुछ मॉन्स्टर्स को देखते हैं जिन्हें गिल्ड मेंबर्स हराने का ट्राई कर रहे थे, मगर इसका फायदा नहीं होता। तभी वहां पे एंट्री होती है हंटर्स के हंटर, जिसका नाम सिनबेक है। वो सिर्फ एक ही अटैक में मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। ये नजारा देखकर बच्चे रिकॉर्ड करते हुए कहते हैं, मैंने ऐसे महान हंटर को पहली बार देखा है। दूसरी तरफ यही वीडियो संयुक्त देखते हुए सोचता है, क्या फायदा हंटर्स का हंटर होने का, जब वो अपने बेटे के ग्रेजुएशन सेरेमनी में आ भी ना पाए। तभी उसका दोस्त आता हुआ पूछता है, सैन्युक तुम अकेले क्यों खड़े हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है? जिस पे वो कहता है, मेरे पेरेंट्स तो बिजी है। ये सुनकर उसका दोस्त बोलता है, फिर तो मेरी और मेरी फैमिली के फोटो ले सकते हो। तब दुखी मन से सैन्युक उनकी फोटो लेता है और अपने घर आते हुए सोचता है, मेरे डैड बहुत ही बिजी रहते हैं। और रही बात मेरी मॉम की, वो मेरी बहन की देखभाल कर रही है जो पिछले 12 साल से कोमा में है। फिर वो पूछता है, मॉम आप मेरे ग्रेजुएशन सेरेमनी में क्यों नहीं आई? जिस पे मॉम कहती है, तुम्हें तो इसका रीजन पहले से ही पता है। ये सुनकर सैन्युक चिल्लाते हुए कहता है, सिर्फ एक दिन की बात थी, आप सिर्फ दीदी की ही केयर करते रहते हो, मेरा क्या? तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं, जिनके शर्ट पे ब्लड लगा हुआ था। वो आते ही कहते हैं, तुम काफी लाउड आवाज में बात कर रहे हो। फिर सैन्युक पूछता है, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तब वो कहते हैं, मैंने तुम्हें बहुत बार बोला है अपनी मॉम से इतनी तेज आवाज में बात ना करने को। ये सुनकर सैन्युक मुंह फेर कर गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। जिस पे डैड पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? तब वो कहता है, ट्रेनिंग ग्राउंड में। जिस पे डैड कहते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम अपने इस स्किल के साथ कभी एक हंटर नहीं बन सकते हो। अब टाइम आ चुका है, तुम्हें अपने हंटर बनने का सपना त्याग देना चाहिए। ये सुनकर वो गुस्से में घर से निकल जाता है और ट्रेनिंग ग्राउंड के ओनर जो कि अभी हंटर है, उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालने लगता है। उसका ये गुस्सा देख कर ली कहता है, आज तुम काफी इंटेंस फाइट कर रहे हो। सैन्युक ली के स्वॉर्ड को मार के जल्दी से पीछे हटा देता है और अपने चेन से उसके हाथों को बांध देता है, मगर ली सिर्फ एक ही स्लैश में उसके चेन को तोड़ देता है। ये देखकर सैन्युक काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और जमीन पे लेट जाता है। तब ली उसके पास जाते हुए कहता है, तुमने अच्छा काम किया, आज तुम मुझे हरा ही चुके थे। अगर तुम्हारा चेन वीक नहीं होता तो क्यों ना तुम अपने पावर का यूज करना बंद कर दो। उसके बाद ली उसे नूडल्स खिलाने ले जाता है। तब वो कहता है, मुझे तुम्हारे पैसों से नूडल्स खाने में अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारे पास तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, चलो इसके बाद वापस से फाइट करते हैं। जिस पे ली कहता है, तुम अपने आप को इतना ट्रेन मत करो, वैसे भी तुम्हारा हंटर एग्जाम कब का खत्म हो चुका है, तुम्हें हल्का ब्रेक ले लेना चाहिए। ये सुनकर सैन्युक गुस्से में कहता है, बाकी के स्टूडेंट के पास फायर की, वाटर की, विंड की और भी कमाल कमाल के पावर थे, मगर मेरे स्किल्स इतने घटिया है कि मैं एक हंटर भी नहीं बन सकता हूँ। मैं चाहता हूँ डैड मेरी तारीफ करे, ऐसा करवाने के लिए मुझे प्रैक्टिस करते रहना होगा, मैं ऐसे ही रेस्ट नहीं कर सकता हूँ। ये सुन के ली कहता है, तुम्हें तो पीस तुम्हारे घर और फैमिली से मिलना चाहिए। अगर तुम्हें वहाँ पे रहने में कंफर्टेबल नहीं लगता तो क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारे पास उसके अलावा और कोई जगह भी तो नहीं है। ये सुनकर सैन्युक बाहर आ जाता है और एक बंदा सभी को बता रहा था, मॉन्स्टर को धरती पर आए हुए 100 साल हो चुके हैं, वो हमारी धरती को अपना घर बताते हैं, मगर हमें उन्हें हेल में भेजना ही पड़ेगा। ये जगह हमारी है और हम ही इसे प्रोटेक्ट करेंगे। इतने में ही सैन्युक के फोन में एक मैसेज आता है, जहाँ उसे पता लगता है एग्जाम में वो फेल हो चुका है। ये देखकर वो अपने फोन को फेंक देता है और चिल्लाते हुए कहता है, ये जगह मेरे लिए किसी हेल से कम नहीं है, अब तुम सब मुझे जहाँ भेजना चाहते हो। ये सब सुनकर सभी लोग उसे देखने लगते हैं। तब सैन्युक अपने गुस्से को शांत करके वहीं पे बैठ जाता है। तभी फोन पे उसकी मॉम का कॉल आता है। ये देखकर वो फोन को उठाते हुए रिसीव करता है और जल्दी से घर भाग कर जाता है, जहाँ उसे पता लगता है उसकी बहन कोमा से बाहर आ चुकी है। डॉक्टर बताते हैं ये 12 साल से कोमा में थी, मगर इसकी कंडीशन काफी सही लग रही है। तब मॉम रोते हुए कहती है, सैन्युक अपनी बहन को हेलो कहो, तुम्हारी बहन अभी काफी चिंता में होगी, इसीलिए हमें उसके पास रहना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ इसका ध्यान रख सकते हो? जब मैं रेस्ट करूंगी तब तुम इसकी देखभाल करना। ये सुनकर सैन्युक गुस्से में कहता है, मुझे भी बहुत काम होते हैं, मैं अब ग्रेजुएट हो गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास फ्री टाइम है। ये सुनकर मॉम कहती है, मगर ये तुम्हारी बहन है। तब सैन्युक गुस्से में कहता है, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने इससे लास्ट टाइम कब बात किया था और आप इसे मेरी बहन बता रहे हो। ये सब सुनकर डैड गुस्से में उसे मुंह संभाल कर बात करने को बोलते हैं। तब उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, आप मुझे मुंह
मुंह संभाल कर बात करने को बोल रहे हो, मगर क्या आपने कभी ऐसा कुछ किया है? तभी उसकी बहन रोते हुए कहती है शांत हो जाओ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखकर मॉम जल्दी से भाग कर जाती है। और उनके बाद से सैन्युक हर हफ्ते 3 दिन हॉस्पिटल में बिताने लगा। उसकी मॉम चाहती थी वो अपनी बहन से हल्का क्लोज हो जाए, लेकिन वो उससे बात तक नहीं करता और बाहर आकर प्रैक्टिस करने लगता है। जैसे ही वो प्रैक्टिस करके हॉस्पिटल में आता है, वो देखता है उसकी बहन बेड पे नहीं है। ये देखकर उसे झटका लगता है। वो विंडो ओपन करके जल्दी से बाहर देखता है, जहाँ उसे अपनी बहन एक डेस्क पे बैठी देखती है। उसकी बहन का नाम जूही है। वो उससे पूछता है, अच्छा तो तुम यहाँ पे, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जिस पे जूही कहती है, मुझे घुटन हो रही थी इसीलिए मैं बाहर आ गई, क्या मैं यहाँ पर कुछ और देर नहीं बैठ सकती हूँ? ये सुनकर वो भी उसके पास बैठ जाता है। तब जूही पूछती है, क्या तुम मेरे से नफरत करते हो? तुम अब डैड की तरह दिखते हो, लेकिन तुम पहले बहुत ही क्यूट दिखते थे। ये सुनकर सैन्यू कहता है, तुम उस वक्त की बात कर रही हो जब मैं 5 साल का था, अब तो मुझे कुछ याद भी नहीं है। ये सुनकर वो कहती है, मॉम डैड अब बुढ़े हो गए हैं, मेरे दोस्तों ने अपना नंबर चेंज कर लिया है, मैं अब स्कूल भी नहीं जा सकती हूँ। अचानक से लग रहा है मैं इस दुनिया में वापस से अकेले पड़ चुकी हूँ। ये बोलते बोलते वो रोने लगती है। तब सैन्यू कहता है, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ मॉम डैड और मैं हूँ, तुम कभी भी नए दोस्त बना सकती हो, भले ही तुम स्कूल नहीं जाती। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोस्त नहीं बना पाओगी। तभी उसे रियलाइज होता है, हंटर बनने का तरीका सिर्फ हंटर एकेडमी में जाना नहीं होता है। ली ने बोला था वो कभी भी हंटर एकेडमी नहीं गया था, फिर भी आज वो हंटर है। मुझे अभी गिव अप नहीं करना चाहिए। फिर उसकी बहन उसे थैंक्स कहती है और अंदर चलने को बोलती है। तभी सैनिक उससे पूछता है, तुम यहाँ पर व्हील चेयर के बिना कैसे आई? तभी जूही हवा में उड़ने लगती है और बताती है, जब मैं कोमा में थी तब मैं फेरी वर्ल्ड में गई थी, मैंने ये सब वहीं पे सीखा है। ये सुनकर उसे अपने और अपनी बहन के बीच का गैप दिखने लगता है। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ सैनिक और जूही मिट्टी में खेल रहे थे। इतने में ही उनकी मॉम आ जाती है। उनकी ये हालत देखकर वो उन्हें घर ले जाती है, उन्हें घिस घिस के नहलाती है, खाना खिलाती है। जूही सोने से पहले सोचती है, कल मैं कौन सा गेम खेलूंगी। जैसे ही वो सोती है, उसके सपने में फेरी आ जाती है, जो उससे कहती है, हेलो दोस्त, तुम्हें मेरे वर्ल्ड वालों ने चुना है, क्या तुम मेरे साथ जाकर वर्ल्ड को बचाना चाहोगी? ये सुनकर वो उसके साथ चली जाती है। वो फेरी वर्ल्ड में 6 महीने तक थी, मगर कोमा में चली गई थी। प्रेजेंट में हम देखते हैं कुछ ऑफिसर जूही के हाथ में एक ब्रेसलेट पहना देते हैं, जिससे उसका पावर सील हो जाए, मगर ऐसा नहीं होता। तब वो पूछते हैं, जूही तुमने फेरी वर्ल्ड में क्या किया? जिसपे वो कहती है, फेरी वर्ल्ड में मुझे फेरी ने सिखाया है मैजिक यूज कैसे करते हैं और काफी सारा नॉलेज दिया है, और ये भी बताया कि क्वीन से कैसे बचते हैं। क्वीन एक बहुत ही बेकार इंसान है, उन्होंने बोला है मैं क्वीन को हरा दूंगी तो मैं अपने दुनिया में आ सकती हूँ। ये सुनकर ऑफिसर हैरानी से पूछता है, तो क्या उसके बाद तुमने क्वीन को हरा दिया? जिसपे वो कहती है, नहीं तो, मेरे पास कोई खतरनाक पावर नहीं है, मैंने क्वीन से बात किया और हमारे बीच में अच्छी बात हुई, उसके बाद मैं वापस आ गई। तब ऑफिसर कहता है, मगर फिर भी तुम एक रिटर्नी हो जो दूसरे वर्ल्ड से लौट कर आई हो। माना कि रिटर्नी काफी पावरफुल होते हैं, जो कि दूसरी दुनिया को बचाकर वापस आते हैं। दूसरे शब्दों में मिस जूही, आपके पास एस क्लास का हंटर बनने का पावर है, लेकिन तुम्हारे पावर का हमें पता नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें चेक करते रहेंगे और तुम अपने पावर का यूज नहीं कर सकती हो। कल हेड ऑफिस से एक हंटर आकर तुम्हें चेक करेगा। बाहर खड़ा सैनिक ये सब बातें सुन रहा था और वहाँ से उदास होकर चला जाता है और याद करता है कैसे ऑफिसर ने उससे बोला था उसके पास स्ट्रेंथ तो है, मगर उसके स्किल किसी काम के नहीं है, अगर वो हंटर बनेगा भी तो एफ रैंक का ही बन पाएगा। इस बात को याद करके वो एक जगह पर बैठ जाता है। तभी जूही उसके पास आते हुए पूछती है, तुम सरप्राइज हो गए ना, तुम्हें मेरे पावर से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी सैन्यू कहता है, यहाँ से चली जाओ, मुझे अभी अकेला रहना है। ये सुनकर जूही उदास होते हुए पूछती है, तुम मुझे इसलिए भेज रही हो क्योंकि मैं दूसरे वर्ल्ड से आई हूँ। इतने में ही सैन्यू गुस्से में चिल्लाते हुए उसे वहाँ से दफा होने को बोलता है। ये देखकर जूही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तब सैन्यू वहाँ से चलते चलते बहुत दूर आ चुका था। तभी वो एक भीड़ को इकट्ठा होते हुए देखता है। पास जाने पर उसे अपने डैड देखते हैं, जो अभी एक मॉन्स्टर को हरा रहे थे। इधर जूही अपने भाई की बात को सोचकर बहुत ही दुखी हो रही थी और हवा में उड़ते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, मुझे वापस टाइम में जाना है। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता नहीं है ये जगह कौन सी है? यहाँ पर कुछ साल पहले एक डंजियन हुआ करता था, इसीलिए तुम्हारा यहाँ पर आना खतरनाक हो सकता है। क्या हम तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दे? इतने में ही एक बंदा उसके सिर के पीछे से हमला कर देता है, जिससे जूही वहीं पे गिर जाती है। उसके बाद वो बंदा
बंदा कहता है अब ये मेरी हुई। ये सुनकर उसका साथी कहता है तुमने इसे जान से क्यों मार दिया। इतने में ही जूही होश में आ जाती है। उसे देखकर वो सभी बहुत ही शॉक्ड होते हैं और कहते हैं क्या तुमने इसके सिर को नहीं फोड़ा था। ये लड़की जिंदा कैसे बच गई। इधर जूही बहुत ही शॉक थी कि इन लोगों ने इसे क्यों मारा। फिर वो कहती है मेरे पास मत आना नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। ये सुनकर वो सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी उसे आर्करी मैजिक के बारे में याद आता है जिससे लोग मरते नहीं है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए हिस्सों में कट जाते हैं। ये देखकर जूही के साथ साथ बच्चे हुए दो बंदे भी हैरान होते हैं। इस बात को याद करके जूही एक एरो को एक बंदे को मार देती है मगर उस बंदे की बॉडी दो हिस्सों में कट जाती है। ये देखकर जूही के साथ साथ बचे हुए बंदे भी बहुत ही शॉक्ड होते हैं। दूसरी तरफ हम सैन्यों को देखते हैं जो अपने डैड को बहुत ही शॉक्ड था। तभी वो देखता है उन्होंने उसी बच्चे को उठाया है जो यूट्यूब वीडियो बनाता है। ये देखकर वो हैरानी से सोचता है क्या वो जिंदा है। तभी डैड की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है और वो उस बच्चे को एम्बुलेंस में डालकर उसके पास आते हैं और पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने अपनी बहन को अकेले क्यों छोड़ दिया। तब वो कहता है क्या मैं एक शॉर्ट वॉक पे नहीं जा सकता हूँ। जिस पे डैड पूछते हैं क्या तुमने पहली बार डेड बॉडी को देखा है। जिस पे वो हाँ में जवाब देता है। तब डैड कहते हैं 10 हंटर में से 4 हंटर मारे जाते हैं। ये हर साल होता है और 2 हंटर गंदी तरह घायल हो जाते हैं। एक तो ट्रॉमा में चला जाता है और हंटर की लाइफ क्विट कर देता है। तुम न्यू हंटर हो या फिर पुराने, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सबको यही लाइफ जीना पड़ता है। ये ऐसा ही वर्ल्ड है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है तुम ऐसी दुनिया में सरवाइव कर पाओगे। अभी सैन्यो कुछ कहता उससे पहले ही डैड कहते हैं क्या तुम ऐसे वर्ल्ड में सरवाइव कर पाओगे। ये सुनकर सैन्यो वहाँ से चला जाता है और सोचता है मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। मुझे पता है मैं क्या नहीं कर सकता हूँ मगर इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। ये कहकर वो आसमान को देखता है। तभी उसे अपनी बहन खून में लिपटी हुई उड़ते हुए दिखती है। ये देखकर वो हैरानी से पूछता है जूही तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारे कपड़ों पे खून कहाँ से आया। ये सुनकर वो रोते हुए कहती है मेरे पास मत आना। इसी के साथ एक बड़ा सा धमाका होता है और सैनिक बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब उसे आवाज सुनाई देती है। अभी वो हॉस्पिटल के बाहर है। चारों तरफ तबाही मची हुई है। फिर वो अपनी बहन को देखता है जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे क्या करना है। तभी सैनिक सोचता है हंटर यहाँ आकर उसे मार देंगे और डैड यहाँ पर पहले नहीं पहुँच सकते हैं। अब मैं क्या करूँ, मैं तो जूही को हरा भी नहीं सकता हूँ। क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी उसे अपने बचपन का रूप दिखता है जिसे देखकर वो अपनी बहन को बचाने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है जूही क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है, अपने आप को संभालो। ये आवाज जूही को सुनाई देती है और वो कहती है ये मेरे लिए ये सब क्यों कर रहा है, अब तो मैं उसकी बहन भी नहीं रही। तभी उसके पास वही फेरी आकर कहती है तुम हमारे हीरो हो, तुमने हमारे वर्ल्ड को बचाया है। जिस पे जूही कहती है नहीं, मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ, अब मैं एक एडल्ट बन चुकी हूँ, मेरे दोस्त नहीं है और मैं खतरनाक हूँ, मैंने एक इंसान को भी मार दिया है। तब वो कहती है ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो तुम्हें बचाने के लिए कोई अपनी जान को बाजी पे क्यों लगाता। जूही तुम उस दुनिया में लौट जाओ जहाँ तुम्हें होना चाहिए। ये कहने के साथ ही वो होश में आती है जहाँ सैनिक उसे गले लगाता है। तभी एक बंदा कार से बाहर आते हुए पूछता है क्या तुमने उस लड़के को देखा। जिस पे उसकी साथी कहती है नहीं। अब हम देखते हैं यही हादसा सभी न्यूज चैनल पे दिखाया जा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जूही को जेल में बंद किया गया था। तभी पुलिस आकर उसे ले जाती है जहां पर वो याद करती है कैसे उसकी मॉम उसके लिए रो रही थी। तभी उसे उसके डैड के पास ले जाया जाता है जहां पर वो अपने डैड को सॉरी कहने लगती है। इतने में ही डैड कहते हैं तुम्हें आज बेल दिला देंगे। तुम्हें वो लेडी याद है जिसे मैं कुछ दिन पहले लेकर आया था, वो एक माइंड रीडर है, उसने तुम्हारी मेमोरीज को देखकर बताया उन लड़कों ने सबसे पहले तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, उसके बाद तुमने अपनी जान को बचाने के लिए उनके ऊपर हमला किया। लॉ के हिसाब से तुम्हारा ये करना कोई भी गलत काम नहीं था, इसीलिए तुम्हें आजाद किया जा रहा है। ये सुनकर वो कहती अच्छा लेकिन मेरे कारण से एक इंसान मारा गया। जिस पे डैड कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो बंदा अभी भी जिंदा है। यहाँ पर बहुत से ऐसे हीलर है जो उन इंजरीज को आराम से हील कर सकते हैं। ये सुनकर वो रोने लगती है और उसे बहुत ज्यादा खुशी थी कि उसके कारण से कोई भी नहीं मरा है।
है। फिर डैड बाहर आ जाते हैं जहाँ वही लेडी उनका वेट कर रही थी और कहती है हॉस्पिटल में जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए तुम्हें फाइन भरना पड़ेगा। ये सुनकर वो कहता है मैं दे दूंगा, वैसे तुम्हारी हेल्प के लिए बहुत ही थैंक्स। जिस पे वो कहती है आपने बहुत लोगों की जान बचाई है, लेकिन आपकी बेटी को एक दिन पता चल जाएगा जिसके ऊपर उसने अटैक किया था वो बंदा मारा जा चुका है। सही कहा ना? ये सुन के डैड कहते हैं हाँ वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ जब तक उसकी मेंटल हेल्थ ठीक हो जाए ताकि वो इस सदमे को आराम से सह सके। उसके बाद वो डैड को एक रिपोर्ट देती है जो कि जूही से रिलेटेड थी, जिसे देखकर वो गुस्से में पूछते हैं इसे किसने भेजा है, यहाँ पे जल्दी बताओ। दूसरी तरफ हम सैन्यू को देखते हैं जो अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वो देखता है उसके सामने एक बंदा बैठकर कप से कुछ खाए जा रहा था। फिर वो पूछता है आखिर ये कौन है और यहाँ सुबह से क्या कर रहा है। फिर वो कहता है अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपके इस खाने की वजह से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। जिस पे वो बंदा कहता है क्या तुम रियल फाइट में भी यही बहाना दोगे, ऐसा हादसा तो डंजियन में होते ही रहता है, अगर तुम वहाँ पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाए तो मारे जाओगे, वैसे भी तुम्हारे पास ट्रेनिंग की कमी है। ये सुनकर सैनियो गुस्से में पूछता है अंकल आप हो कौन, क्या आप मुझे जानते हो, क्या आप मेरे से फाइट करना चाहते हो। तभी वो बंदा अचानक से उसके पीछे चला जाता है और कहता है तुम्हारा फिजिकल एफिशिएंसी काफी स्ट्रॉन्ग है। ये देखकर सैनिक बहुत ही शॉक्ड होता है और सोचता है आखिर ये मेरे पीछे कब आ गया। फिर वो बंदा कहता है तुमने ये चैन अपने एनर्जी से क्रिएट किया है ना, इसीलिए तुम एनर्जी को मैनिपुलेट नहीं कर पाते हो और इसके ऊपर डिपेंड रहते हो, है ना। तुम हर काम पे बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करते हो, इसीलिए तुम अब से अपना ज्यादा एनर्जी वेस्ट मत करो। ये बोलकर वो उन चिप से एक कैन को मारता है और वो सभी कैंस पे चक जाते हैं। उसका स्किल देखकर सभी बहुत ही शॉक्ड होते हैं। फिर वो बंदा कहता है तुम्हें अपना रियल पावर नहीं पता, ये तुम टूल लो, ये रिटर्नी को समन करता है, इसे तुम चेन के पास लेकर जाओ। ऐसा करने से वो टूल गायब हो जाता है और सैन्यू की चेन शाइन करने लगती है। फिर वो बंदा कहता है मैंने बिल्कुल सही सोचा था, तुम्हें याद है ना हॉस्पिटल के पास क्या हुआ था, मैं भी वहाँ पे था। मैंने देखा जैसे ही तुम्हारा चेन तुम्हारी बहन को टच हुआ उन्होंने तुम्हारी बहन के पावर को खत्म कर दिया, एक तरह से बहुत कम कर दिया। एक तरह से तुम्हारे पास इनक्रेडिबल पावर है जिससे तुम दूसरे के पावर को सील कर सकते हो और यही तुम्हारा रियल पावर है, इसीलिए ऐसे ही फालतू में चेन को घुमाने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ये सुनकर सैन्युक हैरानी से पूछता है आखिर तुम हो, ये सुनकर सैन्युक हैरानी से पूछता है आखिर तुम हो कौन। तब वो कहता है मेरा नाम ज्यूक है और मैं एक हंटर के साथ साथ एक प्रोफेसर भी हूँ स्युंगन यूनिवर्सिटी का, मैं आज तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। ये सुनकर वो हैरानी से कहता है मैं तो पहले ही टेस्ट में फेल हो चुका हूँ। जिस पे वो कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे पास पावर है, मैं किसी भी स्टूडेंट को रिकमेंड कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से तुम्हारे पास कमाल की पावर है और तुम्हें एडमिशन तो मिलना ही चाहिए। ये लो एडमिशन फॉर्म, तुम वहाँ पर जाने का डिसीजन आराम से ले सकते हो, अगर तुम जाना चाहोगे तो बता देना। ये सुनकर वो इमोशनल होते हुए कहता है मैं वहाँ पर जाने के लिए रेडी हूँ। जिस पे ज्यू कहता है फिर तुम्हारा हंटर एकेडमी में स्वागत है। इतने में ही कोई उन्हें फाइल चलाकर मारता है, मगर ज्यूक अपने फाइल से उसे रोक देता है और हम देखते हैं उनके पीछे कोई और नहीं बल्कि डैड खड़े थे। वो गुस्से में पूछते हैं ज्यूक तुम यहाँ पर क्या करने आए हो और तुमने क्या प्लान बनाया है। ये सुनकर वो हल्का नर्वस होते हुए कहता है ये तो मुझे पूछना चाहिए था। अब हम देखते हैं डैड और प्रोफेसर के बीच में बहस होने लगती है, जिसे देखकर सैन्यू काफी शॉक था। फिर प्रोफेसर डैड से कहते हैं जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तब तुम्हारे फेस के रिंकल्स बढ़ जाते हैं, तुम्हें पार्टी में आते रहना चाहिए नहीं तो मैं तुम्हारे फेस को ही भूल जाऊंगा। जिस पे डैड गुस्से में कहते हैं टॉपिक चेंज करने का ट्राई मत करो और ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब प्रोफेसर कहते हैं मैं तो यहाँ पर दो बच्चों को रिकमेंडेशन देने आया हूँ, पहली है जूही जिसके पास रिटर्निंग की पावर है और दूसरा है सैन्यू जिसे अभी अपने पावर का कोई भी अंदाजा नहीं है। जिस पे डैड कहते हैं नहीं, जूही अभी भी एक बच्ची है और उसे अभी भी लगता है वो एक एलिमेंट्री स्कूल की स्टूडेंट है, वो तुम्हारे एकेडमी में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है तुम एडजस्ट होने की बात कर रहे हो, तुम्हें पता है ना वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है, वो कभी भी फट सकती है, ऊपर से इसके अंदर एस रैंक का पावर है, उसे अच्छे से स्कूल में सीखने की जरूरत है ताकि वो अपने पावर को कंट्रोल कर सके। ये सुन के डैड कहते हैं मैं उसके लिए एक अच्छा टीचर साबित हो सकता हूँ, उसे किसी भी स्कूल की जरूरत
जरूरत नहीं है। और रही बात मेरे बेटे की, तो इसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है और ये बात इसे भी अच्छे से पता है। बिना पावर के प्रैक्टिस करने से सिर्फ मौत ही नसीब होती है। ये सुनकर प्रोफेसर कहता है तुम बिल्कुल गलत हो। मैंने खुद देखा था, इसने अपनी बहन को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था। इसके पास हिम्मत है जिसके बल पर यह हंटर बन सकता है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जिस पे डैड गुस्से में कहते हैं इसे हिम्मत नहीं बल्कि लापरवाही कहते हैं। रुको, मुझे एक क्वेश्चन पूछने दो। सैन्यो, क्या तुम्हें पता था उस टाइम तुम्हारी बहन के पास क्या पावर है और क्या तुम उसे बचा भी सकते हो या फिर नहीं? ये सुनकर वो नर्वस होने लगता है। तब वो कहते हैं तुम गलती से उस टाइम उसे बचाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर तुम अपने लक के बल पे हर टाइम फाइट करते रहे तो अंजाम मौत होगा। और ये प्रोफेसर तुम्हें अपनी बातों में फंसा रहा है क्योंकि तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता है। एकेडमी में जाने के बाद तुम्हें वापस से एक कोने में फेंक दिया जाएगा। तुम वहाँ पे कंपटीशन में टिक भी नहीं पाओगे और हमारा स्कूल रिकमेंडेशन वालों पे रहम नहीं खाता। मैं अभी जाके डीन से बात करता हूँ। ये सुन के सैन्य गुस्से में सोचने लगता है आखिर हर बार डैड ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये एक बार नहीं कह सकते कि मैंने अच्छा काम किया है, तुमने जूही की जान बचाई है? क्या ये कहने में इतना ज्यादा मुश्किल है? इतने में ही उसका दोस्त आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसे याद दिलाता है अब वो हंटर एकेडमी जा सकता है। उसकी बातें सुनकर सैन्यू का गुस्सा हल्का शांत हो जाता है। फिर उसका दोस्त कहता है तुम किसी की भी बातों का फिक्र मत करो, तुम बस वही करो जो तुम्हारा मन कर रहा है और उस रास्ते पे चलते जाओ। तुम्हें जरूरत नहीं है किसी की तारीफ की, आज तक तुम्हें ये इंसान समझ ही नहीं पाया। ये सुन के डैड गुस्से में कहते हैं अब मुझे समझ आ रहा है आखिर ये हंटर क्यों बनना चाहता है, क्योंकि तुमने इसे झूठी आशा दी थी, तुम्हारे कारण से ही ये सब हो रहा है। ये कहते हुए वो अपना ऑरा रिलीज करने लगते हैं। इतने में ही सैन्युक अपने आप को मारते हुए अपने दोस्त से कहता है थैंक यू, तुम्हारे कारण से मैं वापस से होश में आ पाया। पहले मैं अपने डैड की तरह बनना चाहता था, मैं चाहता था कि ये मेरी तारीफ करे, मुझे एक वैल्यूएबल इंसान समझे, मगर उस दिन हॉस्पिटल वाले हादसे में मुझे अपनी वैल्यू समझ आई। अब मैं श्योर हूँ कि मुझे एक हंटर ही बनना है, भले ही मुझे उसके लिए आपसे फाइट ही क्यों न करना पड़े। सुनकर डैड उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं मुझे समझ आ गया, तुम बातों से नहीं समझने वाले हो, इसीलिए क्यों ना तुम हंटर बनकर ही देख लो। एक बार हंटर बनने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा आखिर तुम किस रास्ते पे चलना चाह रहे हो। लेकिन मेरी दो कंडीशन है, तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल के अंदर जगह बनानी पड़ेगी। अगर तुम एक साल के अंदर ऐसा नहीं कर पाए तो मैं समझ जाऊंगा तुम हंटर बनने के लायक नहीं हो और तुम्हें घसीट कर वापस ले आऊंगा। और दूसरा कंडीशन, तुम्हें अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसका पावर अभी स्टेबल नहीं है, मैं उसे वहाँ पर नहीं भेजना चाहता हूँ, मगर वो यहाँ पर अकेली रह जाएगी, इसीलिए तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो तब भी मैं तुम्हें घसीट कर वापस ले आऊंगा। चलो अब मैं चलता हूँ। ये सब सुनकर सैनिक उन्हें देखता ही रह जाता है और उसका दोस्त डर के मारे कहता है क्या वो सही में जा रहे हैं? मुझे तो लगा था आज मैं मरने वाला हूँ। तभी प्रोफेसर उसके पास जाते हुए कहते हैं तुमने उसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तुम्हें पता है ना स्टूडेंट काउंसिल में सिर्फ टॉप स्टूडेंट जाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सैन्युक जैसा एफ रैंकर वहाँ पे अपनी जगह बना ले, ऊपर से वो अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट भी नहीं है। जिस पे वो कहते हैं वो खुद ही हंटर बनना चाहता है। मैं चाहता नहीं था वो कभी इस रास्ते पे चले, लेकिन वो मेरे जैसा बनना चाहता था, मैंने उसे खुद ही इसमें घसीट दिया। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, कम से कम वो स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन नहीं हो पाएगा तो मैं उसे घसीट कर वापस ले आऊंगा। ये सुनकर प्रोफेसर उनकी बातों को समझ जाते हैं और देखते ही देखते जूही और सैन्यू के पास एडमिशन फॉर्म पहुंच जाता है। वो अगले ही महीने अकेडमी के लिए निकल जाते हैं, जहां जाने के लिए जूही बहुत ही एक्साइटेड दिख रही थी, लेकिन किसी कारण से सैन्यू के मुंह पे 12 बजे हुए थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक छोटा बच्चा काफी डरा हुआ था और वो एक हंटर से कहता है तुम मजाक कर रहे हो ना, यहाँ पर अभी भी लोग हैं और तुम एक हंटर हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और इसी बुरे सपने के साथ उस बच्चे की आंखें खुल जाती है। वो बच्चा सिर्फ एक सपना देख रहा था। तभी उसका रूममेट आकर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर वो कहता है हाँ मैं सही हूँ, बस मैंने एक बुरा सपना देखा था। तब वो कहता है मैं तुम्हारा फेस पहली बार देख रहा हूँ, इसका मतलब तुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो। वैसे मेरा नाम सियोक है, मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर वो बंदा हेलो कहता है और बोलता है मैं सुबिन हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जो कि सैन्यू के बैग को देखते हुए कहती है यहाँ पे इतने सारे नाइफ और अजीब चीजें क्यों है? तब वो कहता है मैंने डैड के ड्रॉर से कुछ चीजें ले लिया। ये सुनकर वो कहती है क्या हो अगर डैड को पता चल जाए और वो वापस से इसे मांग ले, वैसे मैं हल्का बाहर देख कर आती हूँ। ये सुनकर सैन्यू कहता है तुम कहाँ जा रही हो, क्या हो अगर तुम खो जाओ? तब वो कहती है ऐसा नहीं होगा, मुझे रूम नंबर याद है। तब सैन्यू पूछता है अगर तुम किसी बैड गाय से मिल गई, जिस पे जूही कहती है फिर मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी।
जाएगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और सैन्युक मनी मन सोचता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक छोटे बच्चे को पाल रहा हूँ, अब से हम क्या करेंगे ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ हम वोजिन को देखते हैं जो कहता है अभी हम सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, अगर कोई न्यू स्टूडेंट हमारा दोस्त बन जाए तो स्कूल लाइफ आसान हो जाएगा, साथ ही साथ हमारा कनेक्शन भी बन जाएगा। लेकिन ऐसा सिर्फ एक रूकी सोच सकता है, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ। सियोक अगली बार से तुम एक लड़की को लेकर आना। सियोक तुम तो पहले ही सेकंड ईयर स्टूडेंट हो, तुम्हें तो एक लड़की को ढूंढ कर डेट करना चाहिए, कब तक तुम ऐसे ही एक लूजर की तरह घूमते रहोगे। उसकी बातें सुनकर सियोक सुबिन से कहता है तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये बंदा ऐसा ही है। उसके बाद वो वोजिन से कहता है तुम जाकर किसी लड़की को ढूंढो, यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट मत करो। इतने में ही वोजिन की नजर जूही पे पड़ जाती है जो कि सीगल को खाना खिलाने का ट्राई कर रही थी, मगर वो खा नहीं रहा था। इतने में ही उसका खाना गिर जाता है, तभी वोजिन जाकर उसका खाना पकड़ लेता है, जिस पे जूही उसे थैंक्स कहती है। फिर वो कहता है तुम्हें सीगल को खाने से डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने पहले ही किसी और को डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। वैसे क्या तुम एक न्यू स्टूडेंट हो? दूसरी तरफ सुबिन पूछता है क्या सब कुछ सही चल रहा है? जिस पे सियोक कहता है हाँ लग तो रहा है, क्योंकि वो लड़की उसके पास से अभी तक भागी नहीं है। फिर सुबिन कहता है वैसे लगता नहीं है वो लड़की भागेगी, वैसे तुमने कहा था वो जिन सेकंड ईयर में होना चाहिए। जिस पे वो कहता है हाँ मगर वो फेल हो गया, इसीलिए हमारे साथ है। लेकिन बहुत कम बच्चे फेल होते हैं, कुछ को तो एक्सपेल कर दिया जाता है, लेकिन वो पैसे देकर वापस से इनरोल हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे सबके पास बहुत सारे पैसे हैं। ये सुनकर सुबिन को उसी हंटर के ऊपर गुस्सा आने लगता है। तभी सियोक नोटिस करता है वोजिन कहाँ पे जा रहा है, फिर वो दोनों भी उसे फॉलो करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जूही वोजिन को लेकर सैन्यू के पास जाती है और कहती है ये बंदा मुझे हैरेस कर रहा था। ये सुनकर वोजिन तो बहुत ही शॉक्ड होता है। फिर वो कहता है इसने पहले पूछा था मेरे पास बीएफ है या फिर नहीं, उसके बाद मुझे टच करने लगा। ये सुनकर सैन्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे मार मार के रूम से बाहर कर देता है। इतने में ही वहाँ पर सियोक आ जाता है उसे बचाने के लिए, जहाँ सैन्यू बताता है कैसे उसकी बहन 12 साल बाद जगी है और वो एक बच्ची है। ये सुनकर सबके सब बहुत ही शॉक्ड होते हैं, जहाँ पर पता लगता है सुबिन और सैन्युक दोनों ही 17 साल के हैं, इसीलिए दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर वो सभी बाहर जाने लगते हैं, जहाँ सियोक पूछता है क्या तुम्हारा कोई फेवरेट हंटर है? जिस पे वो कहता है वैसे तो नहीं है, लेकिन मैं अपने डैड से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था। ये सुनकर वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे डैड हंटर सैनबैक है? ये नाम सुनते ही सुबिन बहुत ही शॉक्ड होता है। इधर सैन्यू कहता है हाँ वही मेरे डैड है। ये सुनकर वो कहता है ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे डैड हंटर सैनबैक है? ये सुनते ही सुबिन बहुत ही शॉक्ड होता है। इधर सैन्यू कहता है हाँ वही मेरे डैड है। इधर सुबिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ पर हम समझ जाते हैं जिस हंटर से वो नफरत करता है वो कोई और नहीं बल्कि सैन्यू के डैड है। फिर सियोक बताता है तुम्हारे डैड मेरे रोल मॉडल है, क्योंकि मैं भी उनकी तरह बनना चाहता था। ये सुनकर सैन्यू पूछता है क्या तुम हंटर डिपार्टमेंट में नहीं हो? तब वो कहता है नहीं, मैं मैजिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूँ और अभी ई रैंक पर हूँ, इसीलिए मेरे पास हंटर बनने का चांस है। तभी जूही कहती है मेरा भाई तो हंटर डिपार्टमेंट में है, जबकि ये तो एफ रैंक पे है। ये सुनकर सब बहुत ही शॉक्ड होते हैं। फिर जूही कहती है हमें रिकमेंडेशन मिला था। ये सुनकर वो उसे चुप कराने लगता है और कहता है मैंने बताया था ना, ये बात तुम्हें किसी को नहीं बताना। फिर वो कहता है सियोक भले ही तुम ही रैंकर हो मगर तुम हंटर बन सकते हो, जब तक तुम मेहनत करते रहो। मुझे ही देख लो, मैं लास्ट में हंटर डिपार्टमेंट पहुंच गया। इधर सुबिन काफी सीरियस होकर बैठा हुआ था। अब हम देखते हैं जूही को सियोक गेम खेलना सिखा रहा था। दूसरी तरफ वो जिन दूसरी लड़कियों को इम्प्रेस करने का कोशिश कर रहा था और सैन्यू काफी ज्यादा बोर हो रहा था। तभी वो सुबिन के पास पहुंच जाता है और पूछता है क्या तुम्हें उल्टी आ रही है? ये सुनकर वो हाँ में जवाब देता है और पूछता है आखिर तुम हंटर क्यों बनना चाहते हो? तब वो कहता है मैंने बताया तो, मेरे डैड के कारण से। फिर वो कहता है नहीं नहीं, ये बताओ तुम क्या सोचते हो हंटर के बारे में? तब वो कहता है मैंने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं है। जिस पे सुबिन कहता है तुमने न्यूज में देखा होगा बहुत से लोग ऐसे ही हंटर बन जाते हैं, खास तौर पे वो जो कि फेमस होना चाहते हैं या फिर पैसे कमाना चाहते हैं। उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता ही नहीं होता, इसीलिए मुझे उनसे नफरत है। ये सुनकर सैन्युक पूछता है तुम हंटर क्यों बनना चाहते हो? जिस पे वो कहता है मैं एक ऐसा हंटर बनना चाहता हूँ जो लोगों की हेल्प करे और उनकी रक्षा करे। वैसे मैं कहना चाहता हूँ तुम अकेडमी में मत आओ, क्योंकि एक
नॉर्मल इंसान तो हंटर बन सकता है, लेकिन वो इंसान नहीं बन सकता है जिसका रैंक पहले ही डिसाइड हो चुका हो। तुम हंटर नहीं बन सकते हो। ऊपर से इस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तुम्हारे पास तो पहले ही एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, तुम्हारे डैड भी काफी रिच है, मगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है। ये सुनकर सैन्यू का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा पावर लेट एक्टिवेट हुआ है। फिर वो कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुमने अभी अपने पावर को एक्टिवेट किया है, इसका मतलब तुम्हें इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। तुम हंटर बनना चाहते हो लेकिन तुम्हें पता नहीं है, आखिर क्यों? ऊपर से दूसरे को ज्ञान दे रहे हो। मेहनत करने से सब कुछ हासिल हो सकता है, तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी तुम्हारी बहन की तरह है। ये सुनकर सैन्यो गुस्से में उसे पंच मार देता है, मगर वो उल्टा नीचे गिर जाता है। जैसे ही जूही अपने भाई को देखती है, सुबिन कहता है ये नीचे गिर गया। फिर वो मनी मन सोचता है आखिर ये क्या हुआ, मैं इसे मार क्यों नहीं पाया? ऐसा लगा जैसे मेरे पंच के सामने कुछ आ गया, जिस कारण से इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तभी सुमिन कहता है तुम्हारे जैसे इंसान जो कि पहले पंच मारते हैं वो हंटर नहीं बन सकते हैं, तुम्हें तो मेरी बात मानकर हंटर बनने की कोशिश करना बंद कर देना चाहिए। फिर वो जाने लगता है। तभी सैन्यू को अपने चेन से उसके पैर को पकड़ लेता है, जिस कारण से वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो कहता है भले ही मैं यहाँ पर अपने लक के कारण से आया हूँ, मगर मैं यहाँ पर अभी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और मैं तुम्हें हंटर बन के दिखाऊंगा, और मैं खुद से हार तो नहीं मानने वाला हूँ। क्यों ना आज रात दोनों के बीच में एक मैच हो जाए। ये सुनकर सुबिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जिसके सपने में वापस से फेरी आती है। इसके साथ ही उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। ऊपर से उसे अपना भाई भी नहीं दिखता, इसीलिए वो उसे ढूंढने निकल जाती है। इतने में ही वो वोजिन की आवाज सुन के डर जाती है, जहाँ पर वो पूछता है तुम कहाँ जा रही हो? वैसे हम सब तो दूसरे रूम में गेम खेलने जा रहे हैं, अगर तुम्हें खेलना है तो तुम भी चल सकती हो। ये सुनकर वो सैन्यू को तो भूल जाती है और गेम खेलने चले जाते हैं। दूसरे रूम में दो लड़के और एक लड़की पहले से थी। उस लड़के को देखकर वोजिन वहाँ से जाने लगता है। तब यून पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो, जिसपे वो कहता है अगर वो लड़की भी यहाँ पे रहेगी तो मुझे नहीं खेलना। इतने में ही जूही वहाँ पर बहुत सारे स्नैक्स देख कर बैठ जाती है। उसके बाद सभी के सभी बैठ जाते हैं। वही लड़की पूछती है वैसे ये लड़की है कौन? तब वोजिन कहता है इसका नाम जूही है और ये मेरी न्यू फ्रेंड है। जूही को देखकर वो लड़की जेलस होने लगती है। तभी सियोक पूछता है जूही सैन्यू कहाँ पर है? तब वो कहती है पता नहीं, जब मैं जगी थी तब वो रूम में नहीं था। ये सुनकर सियोक सोचता है सुबिन भी रूम में नहीं था। आज उन दोनों के बीच में कुछ तो इंटेंस लग रहा था, क्या उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? दूसरी तरफ हम दोनों को बाहर खड़े देखते हैं, जहाँ पर वो बारिश में खड़े हुए थे। सैन्यू सुबिन को देखकर पूछता है तुमने क्या पहना है? तब वो कहता है रेनकोट, जिसपे वो कहता है हाँ पता है, लेकिन क्या तुम इसे पहनकर फाइट करोगे? जिसपे वो कहता है नहीं तो क्या यहाँ पर बारिश हो रहा है और तुम ये अम्ब्रेला लेकर क्यों आए हो? क्या तुम इसे पकड़ के फाइट कर पाओगे? इतने में ही सुबिन अपने पावर को रिलीज करके एक क्रिस्टल बना लेता है, जहाँ पर हमें पता लगता है उसका पावर वाटर है और आज तेजी से बारिश भी हो रही है, इसीलिए वो अभी एडवांटेज में है। इधर सैन्यू भी अपना चेन निकाल लेता है। तभी वो उसके ऊपर वाटर अटैक से हमला कर देता है, जिससे सैन्यू बच जाता है और अपना चेन चला के मारता है, जिसे वो एक झटके में तोड़ते हुए कहता है ये तो एक असली चेन से भी कमजोर है। सैन्युक नोटिस करता है सुबिन के पास एक ज्यादा स्पिरिट है। उसके बाद सुबिन उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करते जाता है। सैन्युक बचते हुए उसके ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। जिस पे सुबिन कहता है मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला हूँ, क्या तुम्हें समझ आया? तुम यहाँ पर रहने के लायक नहीं हो, वापस लौट जाओ, अभी भी टाइम है। जिस पे सैन्युक कहता है तुम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले, इसीलिए तुमने मेरे चेन को भी नोटिस नहीं किया। इतने में ही सुबिन देखता है उसके पैरों में चेन बंधा हुआ है। इतने में ही सैन्युक चेन को खींच देता है, जिस कारण से वो गिर जाता है और कहता है तुम्हें सिर्फ चीप अटैक करना आता है। जिस पे सैन्युक कहता है हाँ, क्योंकि मुझे सिर्फ यही करना है। अब हम देखते हैं सुबिन जमीन पे गिरा हुआ था और वो गुस्से में सैन्युक को घूरे जा रहा था। ये देखकर सैन्युक कहता है तुमने कहा था मैं यहाँ पर खड़े होने के लायक नहीं हूँ, लेकिन अब तुम ध्यान से देख लो, तुम अभी किसके कारण से नीचे जमीन पे पड़े हुए हो। ये सुनकर सुबिन गुस्से में अपने पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और उसके चारों तरफ क्रिस्टल आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जो सभी के साथ कार्ड गेम खेल रही थी, जहाँ पर वो हल्का कंफ्यूज होकर पूछती है वैसे हम कौन सा गेम खेल रही है? जिस पे सियोक कहता है क्या तुमने ये गेम पहले कभी नहीं खेला है? इस गेम का नाम टेबल टॉप है। ये गेम हमें स्कैन करके हमारे लिए एक कैरेक्टर बनाता है। इसके बाद सियोक खुद टेस्ट करके बताता है और एक बटन को दबाता है। उसके ऐसा करते ही एक कैरेक्टर बन जाता है जो हल्का सियोक की तरह
तरह दिख रहा था और उसका रैंक 3 था। साथ ही साथ वो एक मेज था। फिर वो बताता है हम इस अवेकनिंग गेम का यूज करते हैं कभी कभी प्रैक्टिस करने के लिए। ये सुनकर जूही सोचती है अच्छा इसी कारण से सैन्युक अपने साथ वो गेम लेकर आया था। उसके बाद स्योक उसे ट्राई करने को देता है, लेकिन जैसे ही जूही उस बटन को हाथ में लेती है वो बटन चमकता ही नहीं है। फिर वो दुखी होकर पूछती है तुम्हारे हाथ में तो ये चमक रहा था मगर मेरे हाथ में क्यों नहीं। ये सुनकर सभी बहुत ही शॉक्ड होते हैं क्योंकि किसी को भी इसके बारे में आइडिया नहीं था आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पास बैठे उसके दोस्त कहते हैं हो सकता है तुम्हारा पावर बहुत ही वीक है, इसी कारण से ये तुम्हारे पावर को सेंस नहीं कर पा रहा है। तभी अचानक से वो बटन ऑन हो जाता है और कहता है तुम एक होम कमर हो, इसीलिए तुम्हें हिडन टैलेंट मिलता है। ये सुनकर सभी के सभी बहुत ही शॉक्ड होते हैं। फिर स्योक हैरानी से पूछता है क्या ये सच बात है, तुम होम कमर हो। ये सुनकर जूही कुछ भी नहीं बोल पाती और याद करती है कैसे प्रोफेसर ने बोला था हो सके तो तुम होम कमर वाली बात किसी को भी मत बताना, क्योंकि होम कमर जब भी अर्थ पे वापस आते हैं तब वो अपने साथ बहुत से प्रॉब्लम को साथ लेकर आते हैं। जैसे देख लो तुमने अपने लाइफ के 12 साल ऐसे ही खो दिए। बहुत से होम कमर होते हैं जो कि अर्थ पे वापस आने के बाद सही से सेटल नहीं हो पाते हैं और लास्ट में क्रिमिनल बन जाते हैं, और जो पावर कंट्रोल डिवाइस होता है वो उनके ऊपर काम करना भी बंद कर देता है। और ऊपर से वो होम कमर ऐसे रैंक के होते हैं जो अपने रैंक को संभाल भी नहीं पाते और लास्ट में क्रिमिनल बन बैठते हैं। इसीलिए सोसाइटी होम कमर को एक्सेप्ट नहीं करती और बुरी नजर से देखती है। अगर तुम्हारे क्लासमेट को ये बात पता चल गई तो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए हो सके तो इस बात को छुपा के रखना। इस बात को याद करके वो बहुत ज्यादा डर जाती है और कुछ भी नहीं कह पाती। तब वूजिन कहता है अब बताओ भी क्या तुम सही में होम कमर हो, अगर हो तो क्या तुम अलग डायमेंशन में गई थी। मैं दूसरी दुनिया के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। सभी एक एक करके कहने लगते हैं हमें तुम्हारे बारे में और जानना है, हम आज तक किसी भी हिडन टैलेंट वाले से नहीं मिले हैं। ये सुनकर जूही हैरानी से पूछती है क्या तुम सबको फर्क नहीं पड़ता, मैं एक होम कमर हूँ। जिसपे सिया जो पोटैटो चिप्स खा रही थी वो कहती है हाँ हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि तुम तो बहुत ज्यादा कूल हो। फिर पिंकी बोलती है मैंने सुना है सभी होम कमर को घर वापस आने से पहले एविल मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है, उसे हराने के बाद ही तुम वापस आ पाते हो। इसका मतलब तुम्हें अपने हाथ ब्लड से भिगाने में डर नहीं लगता, भले ही वो मॉन्स्टर के ब्लड हो या फिर ह्यूमन के। ये सुनकर जूही हैरान होती है और उसे पास्ट की बात याद आने लगती है जब उसने गुंडे बच्चों को खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ हम सुबिन को देखते हैं जो कहता है माना तुम्हारे पास बेटर टेक्निक है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि तुम एक यूजलेस हो, इसीलिए इतनी ज्यादा मेहनत करना बंद कर दो। ये दुनिया ऐसे ही काम करती है, तुम चाहो तो अपनी पूरी मेहनत खून पसीना लगा दो मगर तुम उस इंसान के सामने कुछ भी नहीं हो जो पहले से ही पावर के साथ पैदा हुआ है और उसके मन में इस पूरी दुनिया को खत्म करने का इरादा हो। बहुत से लोग अपने ड्रीम से गिव अप कर देते हैं मगर कुछ लोगों को उनका ड्रीम ऐसे ही मिल जाता है। तुम्हें क्या लगा मैं अपने पावर की बात कर रहा हूँ, नहीं बल्कि पॉलिटिक्स बिजनेस की। तुम कुछ भी क्यों ना कर लो हर जगह एक ही रूल काम आता है। तुम्हें तो ऐसे ही अपना ड्रीम मिल गया, मैं तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। एक बार तुम एकेडमी पहुंच जाओ, वहाँ पे तुम्हें एक से बढ़ के एक मॉन्स्टर का सामना करने को मिलेगा और वहाँ पर तुम एक ही लेसन सीख पाओगे, वो है दर्द और घृणा। ये सुनकर सैन्यू गुस्से में खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे डैड सिर्फ एक ग्रेड ए के हीरो है, नहीं बल्कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में वो सब हासिल कर लिया है जो एक ग्रेड ए का हीरो कभी सोच भी नहीं सकता। मैं तो गिन भी नहीं सकता आखिर उन्होंने अब तक कितने ग्रेड ए और ग्रेड एस के डंजन में एंटर किया हुआ है। वेल मुझे ये कहना नहीं चाहिए मगर उन्होंने आज तक हजारों लोगों की जान बचाई है और तुम कह रहे हो उनके पास ऐसे ही चलकर पावर आ गया। तुम्हें पता भी है उन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर मैं रैंक एफ पे हूँ तो तुम्हारा उससे क्या जाता है, आखिर तुम होते कौन हो मुझे सही गलत बताने वाले। ये सुनकर सुबिन कहता है अच्छा तो तुम्हें लगता है तुम्हें अपने डैड के बारे में सब कुछ पता है, फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मापो डिस्ट्रिक्ट में 7 साल पहले अचानक से एक एस रैंक का गेट आ गया था। ये सुनकर सैनिक चिल्लाते हुए पूछता है हाँ तो उससे तुम्हारा क्या मतलब, आखिर तुम बात को घुमा क्यों रही हो। तब वो कहता है वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे मॉन्स्टर के हाथों, इवन मॉन्स्टर के साथ साथ हंटर के हाथों भी। तब सैनिक बताता है हाँ क्योंकि हंटर के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थे। ये सुनकर सुबिन गुस्से में पूछता है क्या मेरी बहन के पास ऑप्शन थे, आखिर वो उन हंटर के हाथों क्यों मारी गई, वो सिर्फ एक बच्ची थी जब तुम्हारे डैड ने उसे मार दिया। अब तुम कहोगे एक इंसान की जान चली गई तो क्या हुआ, मगर तुम्हें सही में लगता है एक हंटर को दूसरे को मारने का हक है, आखिर वो उस दिन सबको क्यों नहीं बचा पाए। तुम यहाँ तक बहुत मेहनत करने के बाद आए हो, सही कहा ना। फिर मुझे बताओ तुम किस टाइप के हंटर बनना चाहते हो। इधर हम एक बंदे को देखते हैं जो उन दोनों की ये सभी बातें छुप कर सुने जा रहा था। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जो कि पिंकी के बातों का जवाब नहीं दे पाती है और वहाँ से जाते हुए कहती है मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर पिंकी हंसते हुए पूछती
पूछती है सियोक ये कितनी फनी है, तुम्हें ये कहाँ से मिली। तब वो कहता है तुमने ऐसा क्वेश्चन पूछ के मूड खराब कर दिया। फिर वो पूछती है ये बताओ क्या मैजिक इंजीनियरिंग में है। तब वो कहता है नहीं तो वो हंटर डिवीजन में है। ये सुनकर वो क्रीपी वे में कहती है हम सबको पता है जो हंटर होते हैं वो किलिंग मशीन है, वो आगे जाकर इंसान को भी मार देते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं होता। क्या तुम सब मेरे साथ बैट लगाना चाहते हो। आखिर वो कब तक एकेडमी में टिक पाएगी। दूसरी तरफ हम जूही को देखती है जो एक जगह पर रुक जाती है और सोचती है आखिर मैं यहाँ पर भागकर क्यों आ गई। मैंने आज तक किसी को थोड़े ना मारा है, लेकिन जब जब मैं उस रात के बारे में सोचती हूँ ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल फट जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती हूँ। क्या मैं कभी कोई दोस्त भी बना पाऊंगी। तभी उसके पास सिया आ जाती है और कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे मौका नहीं मिला अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का। मेरा नाम सिया है, क्या तुम अब अच्छा फील कर पा रही हो। क्या तुम वापस से गेम खेलना चाहोगी। ये सुनकर वो मना कर देती है। तब सिया कहती है मैं तो हिडन टैलेंट वाले पावर को देखने के लिए काफी एक्साइटिंग थी। जिस पे जूही कहती है मुझे माफ करना, मैं अब उस गेम को नहीं खेलना चाहती हूँ, मुझे काफी बुरा फील हो रहा है। ये सुनकर वो कहती है तुम्हें पता है मैंने एक बार एक इंसान को लगभग मार ही दिया था जब मैं स्कूल में थी। तब अचानक से मेरे सारे पावर अवेकन हो गए और उस टाइम पर मुझे कंट्रोल करना भी नहीं आता था, इसीलिए मेरे सारे फ्रेंड सीरियसली इंजर्ड हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं गिव अप कर दूंगी, मुझे पूरी मेहनत करके अपने ड्रीम को हासिल करना है और अपने पावर को अच्छे से कंट्रोल करना है। ये सुनकर जूही को अच्छा फील होता है। फिर जूही को फेरी की बात याद आती है जहाँ उसकी दोस्त हुआ करती थी। एक बार उसने देखा यहाँ पर एक बड़ा पत्थर हुआ करता था मगर अब नहीं है। तब फेरी बताती है मैंने उस पत्थर से बात किया और हम एक अच्छे दोस्त बन गए। जब मैंने उसे इस जगह से जाने को बोला तब वो वहाँ से चला गया। ये सुनकर जूही को उस टाइम फ्रेंडशिप की इंपॉर्टेंस समझ आती है। प्रेजेंट में वो सिया को थैंक्स कहती है उसे मोटिवेट करने के लिए। फिर वो कहती है नो प्रॉब्लम, चलो अब वापस से चलते हैं, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे कोई भी अजीब सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इतने में ही उन्हें आसपास पानी देखने लगता है। ये देखकर वो हैरानी से सोचते हैं आखिर ये है क्या। फिर वो दोनों उस तरफ जाते हैं और सुबिन और सैन्यू की बातें सुनने लगते हैं। यहाँ जूही को पता लगता है उसके डैड ने सुबिन के बहन को मारा है। इधर सैन्यू कहता है मैंने अभी तक नहीं सोचा था मैं कैसा हंटर बनूंगा, लेकिन सबके गोल एक जैसे नहीं होते। क्या तुम्हें बिलीव होगा अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जो सिर्फ दोस्त बनाने के लिए आया है। तुम होते कौन हो दूसरे का गोल पूछने और समझने वाले। सबका माइंड सेट अलग होता है और वो उस हिसाब से काम करते हैं। ये सुनकर सुबिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है और सैन्यू के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन कुछ ही देर में अचानक से सुबिन के पावर गायब होने लगते हैं। वो नोटिस करता है उसके हाथ में पावर को कंट्रोल करने वाला डिवाइस है। ये देखकर वो सोचने लगता है इसने कब ये मेरे हाथ पे लगाया था। इतने में ही सैन्यू उसे पंच मार के गिरा देता है और कहता है तुम्हें कैसा लग रहा है जमीन का धूल चाट कर। ये सुनकर वो गुस्से में उसे मारने के लिए बढ़ता है। इधर जूही और सिया सोच रहे थे आखिर अब हम क्या करें। इतने में ही कोई उनके पास आने लगता है। इधर सुबिन अपनी पास की बात को याद कर रहा था, कैसे जिस जगह को वो अपना घर समझता था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था और इधर से उधर भागते जाता है मगर उसे खून और लाशों के ढेर के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। जब वो नीचे गिर जाता है तब कोई भी हंटर उसके सामने हाथ नहीं बढ़ाता है, ना ही उसकी हेल्प करता है। ये सब देखकर वो डिसाइड कर लेता है आगे जाकर वो एक ऐसा हंटर बनेगा जो कि दूसरों से अलग होगा और सबकी हेल्प करेगा। प्रेजेंट में सैन्युक सुबिन से कहता है क्या तुम हंटर बनने के बारे में सीरियस नहीं हो सकते हो। तब वो कहता है मुझे नहीं पता मुझे कैसा हंटर बनना है, मैंने कभी सोचा नहीं है इसके बारे में, लेकिन हम अकेडमी इसी कारण से तो जा रहे हैं ताकि वहाँ जाकर हम सभी चीजें सीख पाए। इतने में ही कोई हवा में गन चलाता है। ये देखकर सैन्युक पूछता है ये कौन है। अब हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ सियोक जूही से आकर पूछता है यहाँ पर क्या चल रहा है, हम इन दोनों को कैसे रोके, ऐसे तो ये दोनों मर जाएंगे। जिस पे जूही कहती है मुझे उन्हें रोकना होगा। तब वो कहता है अगर तुम दो पावर यूजर के बीच में फंस गई तो तुम मारी जाओगी। जिस पे जूही कहती है मगर मुझे ट्राई करना पड़ेगा, मैं उन दोनों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ। तभी सियोक कहता है मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो जाकर हवा में गन चलाता है जिससे वो दोनों उसकी बात पे ध्यान देने लगते हैं। फिर वो कहता है मैं कब से तुम दोनों को आवाज दे रहा हूँ मगर तुम दोनों तो सुनने को तैयार ही नहीं हो। क्या तुम दोनों इडियट्स हो। अगर तुम दोनों के कारण से शिप को कुछ भी हो जाता तो तुम्हें पता भी है कितने लोगों की जान जाती। इतने में ही प्रोफेसर उसके पीछे आ जाते हैं और कहते हैं तुम एक सेकेंड ईयर होने का फर्ज अच्छे से निभा रहे हो मगर क्या तुम्हें नहीं पता मैजिक गन बैंड है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यूज करने की। तुम तीनों को तुम्हारी पहली डिसिप्लिनरी मिल रही है। अब हम देखते हैं वो सभी शिप से उतर कर बात कर रहे थे कैसे प्रोफेसर ने उन सभी को पनिशमेंट दे दिया। इसके बाद सैन्युक बताता है जूही तुम दूसरे डॉम में जाओगी। इस पूरे आइलैंड पे बहुत से छोटे बड़े डॉम्स
है और सबको अलग अलग डॉम मिलेगा। इतने में ही टीचर वहाँ पे आ जाती है उन सभी को लेने के लिए। टीचर का नाम एना है। वो एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन लेने लगती है। तभी सिया आकर जूही को बताती है हम दोनों रूममेट है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो पहले ही एक दोस्त बना चुकी है, मगर इधर सुबिन और सैन्यू का दिमाग खराब हुआ था क्योंकि दोनों को एक ही डॉम मिला था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जूही फर्स्ट डे के लिए रेडी हो रही थी। तभी सैन्यू को उसे लेने के लिए आ जाता है और कहता है जल्दी चलो, सेरेमनी का टाइम होने वाला है। ये सुनकर वो स्माइल करते हुए हाँ मैं जवाब देती है। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी अपने फर्स्ट डे के लिए। फिर वो सभी जाने लगते हैं। तब सैन्यू पूछता है ये सुबिन कहाँ है। फिर सिया कहती है वो तो सेरेमनी के लिए चला गया। जिसपे वो कहता है ऐसा लगता है जैसे सेरेमनी में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तब सिया कहती है हाँ सही कहा, वो फ्रेशमैन का रैप है। अब हम सुबिन को देखते हैं जो सभी स्टूडेंट्स को ओथ दिला रहा था। सैन्यू भी ओथ लेते हुए सोचता है ये रैप बना है, रैप यानी मॉनिटर, इसका मतलब अकेडमी में इसके हाई स्कोर है। इसके बाद वो सुबिन के पावर को याद करने लगता है जो काफी ताकतवर था। अगर लास्ट अटैक उसे लग जाता तो वो कब का मर चुका होता। ओथ लेने के बाद टीचर जूही को बताती है तुम्हें वापस से हॉल में जाना होगा। ये सुनकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तब सैन्यू कहता है तुमने स्कूल कंप्लीट नहीं किया है, तुम फेरी लैंड में चली गई थी ना, इसीलिए तुम्हारा स्केड्यूल हमारे से अलग है। क्या तुमने अपना स्केड्यूल नहीं देखा। जिस पे टीचर कहती है सैन्यू ने बिल्कुल सही कहा है, सभी स्टूडेंट अपनी पहली क्लास लेंगे मगर तुम मेरे साथ अपने मिडिल हाई स्कूल और डिप्लोमा की पढ़ाई करोगी। ये सुनकर वो पूछती है क्या सिर्फ एक क्लास होगी। तब टीचर कहती है मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम्हें मैथ, इंग्लिश, कोरियन, साइंस सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। फिर वो उसे कार में बिठा कर ले जाने लगती है। जूही बेचारी तो रोने लगती है। तब सैन्यू को उसे बाय कहते हुए सोचता है गुड लक, सही हुआ मैंने स्कूल कंप्लीट कर लिया था, नहीं तो मेरा भी यही हाल होता। अब हम सैन्यू को क्लास में देखती है जहाँ वो हंटर के हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था। इधर सुमिन कहता है 1 मिनट, क्लास स्टार्ट होने वाला है और टीचर अभी तक नहीं आए। तब वो जिन कहता है चिंता मत करो, टीचर कभी भी लेट नहीं होते, इसका मतलब वो ठीक टाइम पर पहुंच जाएंगे। और ठीक वैसा ही होता है जैसे ही क्लास का टाइम होता है। वैसे ही टीचर होवरवोर्ड से क्लास में एंट्री लेते हैं। वो अंदर आते ही कहते हैं गुड लक बच्चों, मेरा नाम बाजी है और मुझे इस स्कूल से कोई भी प्यार नहीं है। हमेशा की तरह इस रूम में 40 बच्चे बैठे हुए हैं और मुझे वही सेम लेक्चर वापस से सबको पढ़ाना पड़ेगा। ये तो काफी ज्यादा बोरिंग है। यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ने अपने पावर को अवेकन किया है, लेकिन मैं आज तक एक भी ऐसे स्टूडेंट से नहीं मिला हूँ जिसने अपना पावर को खुद बनाया हो। चलो मैं तुम सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जितने भी मॉन्स्टर है उन्हें आराम से मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से खत्म किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम हंटर का यूज करते हैं। क्या किसी को पता है इसका रीजन? चलो मैं ही बता देता हूँ। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। मशीन का हर एक पार्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसी कारण से हम हंटर का यूज करते हैं। लेकिन वो भी दिन पर दिन काम करके थक चुके हैं, इसीलिए तो हमें हीरो ना बोल के हंटर बोला जाता है। एक तरह से हम सभी पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन हंटर को सिर्फ पैसे के लिए अपने खून, पसीने और नींद को त्याग करना पड़ता है। इसीलिए तुम सबको हर बैटल में अपना कम से कम पावर यूज करना है और लास्ट तक के लिए अपने पावर को बचा के रखना है। हंटर की बैटल में जान जाना आम बात है, इसीलिए एक हंटर को पता होना चाहिए कब क्या करना है और कब कौन से रिसोर्स का यूज करना है। अच्छा फर्स्ट डेस्क वाले स्टूडेंट, तुम्हारा पावर क्या है? ये सुनकर वो बच्चा बताता है उसके पास मटेरियल को मैनिपुलेट करने का पावर है। फिर बाजी उससे पूछते हैं उसका टेक्निक कितने मीटर तक काम करता है, जिसपे वो बताता है 330 मीटर। ये सुनकर वो पूछते हैं तुम सॉलिड को तो मैनिपुलेट कर लेते होगे, क्या तुम केमिकल को कर पाते हो? तब वो बताता है उसने कभी ट्राई नहीं किया है। जिसपे वो पूछते हैं तुम मैक्स वेट कितना उठा सकते हो और कितनी वेलोसिटी से, तुमने अभी तक सभी कंपाउंड में क्या कॉमन पाया है? ये सुनकर वो बच्चा नर्वस हो जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता है। तब बाजी उसके करीब जाते हुए कहते हैं हेसिटेट करने का मतलब मौत होता है, बैटल में इतना सोचने का टाइम नहीं होता। तुम्हें जिंदा रहने के लिए अपने दुश्मन को जानना जरूरी है, मगर तुम्हें तो खुद के बारे में ही नहीं पता। तभी बाजी अब सैनिक से उसके बारे में पूछते हैं। ये सुनकर वो शॉक्ड होता है और कहता है मुझे खुद नहीं पता मेरा एबिलिटी क्या है। ये सुनकर तो सभी बहुत ही शॉक्ड होते हैं। क्लास खत्म होने के बाद सोबिन उसके पास आकर पूछता है क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें पूरी क्लास के सामने मजाक बनवाना है? आखिर किस इडियट को अपने एबिलिटी के बारे में पता नहीं होगा? ये सुनकर वो कहता है मैंने आज तक कुछ भी नहीं सीखा है, मुझे आज तक ट्रेनिंग नहीं मिली है। ये सुनकर वो बहुत ही शॉक्ड होता है और वहाँ से चला जाता है और सभी बच्चे सैनियों को अजीब नजरों से देखने लगते हैं और सैनियों को समझ नहीं आता आखिर वो सब इसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। दूसरी तरफ टीचर जूही को प्लस माइनस सिखा रही थी। तब वो पूछती है क्लास कब ओवर होगी, जिसपे वो कहती है मल्टीप्लिकेशन सीखने के बाद। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइज अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक
अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना और साथ ही साथ में वीडियो को हाइप करके कमेंट कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।